हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा छोटा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, यूनिक बैच के इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में। इमेज क्या होता है, इमेज कैसे बनता है, इमेज किसे कहते हैं, इमेज कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक इमेज क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, फिर हम लोग पढ़ेंगे आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, फिर इमेज कैसे बनाया जाता है, उसको बनाने के कौन कौन से नियम हैं, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सब कुछ आपका आज क्लियर होने वाला है। कोई भी डाउट आज आपके मन में हो तो उसको आप यहाँ से सॉल्व करके ही जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं प्रतिबिंब के बारे में। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए समझते हैं इमेज के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रतिबिंब होता क्या है। व्हाट इज इमेज, प्रतिबिंब, इमेज पहले समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आपको डिफिनीशन कैसे देनी है। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने दर्पण के बारे में पढ़ा था। हमने आपको बताया था दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। सपोज करते हैं हमारे पास अवतल दर्पण है, ठीक है ना। अवतल दर्पण का जो बाहर वाला भाग होता है वो पॉलिश किया होता है, ये तो सब चीज़ें जानते हैं, ठीक है ना। ये उसका मुख्य अक्ष होता है, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। चलिए यहाँ पे हमने कोई भी वस्तु रख दिया है, कोई भी वस्तु, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कुछ भी जिसका प्रतिबिंब बनाना है इस दर्पण के सामने ऐसे रख दीजिए। प्रतिबिंब क्या होता है समझाते हैं। अब देखिए इस वस्तु के, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ओ डैश, ओ नाम क्यों दिया, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, वस्तु होता है। इस वस्तु के जिस बिंदु का हमें प्रतिबिंब बनाना है उस बिंदु से, सपोज करते हैं मुझे इस वाले बिंदु का प्रतिबिंब इसमें बनाना है, तो इस बिंदु से दो प्रकाश की किरणें चले। इसके पहले हमने बताया था यहाँ पे इसका मुख्य फोकस होता है, यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है, ये सब चीज़ें हमने क्लियर की थी प्रीवियस वीडियो में। देखिए जिसका भी हमें क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है, उससे दो किरणें चले, कम से कम दो किरणें। अगर दो से कम किरणें चलेंगी तो कोई भी प्रतिबिंब बनने वाला नहीं है। पहली किरण चली, मान लेते हैं ये किरण कहाँ से होकर के गई, ऐसे मुख्य फोकस से होकर के चली गई। दूसरी किरण मान लेते हैं हमारा ऐसे चला, इसका यहाँ पे पहुँचा, परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद मान लेते हैं ये ऐसे गया, ठीक है ना। अब देखिए एक परावर्तित किरण कौन सी है, ये वाला। देखिए ये तो आई किरण, यहाँ टकराई, टकराने के बाद ऐसे गया, यानी ये परावर्तित किरण है। दूसरी किरण दर्पण की ओर ऐसे आ रहा था, ऐसे आया, दर्पण से यहाँ टकराया, टकराने के बाद इसका परावर्तन हुआ तो ये ऐसे आ गया। ये जो दोनों परावर्तित किरणें हैं, जो दर्पण से टकराई, टकराने के बाद जो किरणें हमें मिली वो एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं, यहाँ पे काट रही हैं। तो ये जो बिंदु होगा इस बिंदु का प्रतिबिंब कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। आई डैश मान लेते हैं। अगर पूरे वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो पूरे वस्तु का ऐसे प्रतिबिंब हम बना देंगे। प्रतिबिंब कैसे बनाया जाएगा ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, यहां से डिफिनीशन देने वाले हैं। प्रतिबिंब के लिए क्या कंडीशन है, जिस भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, जिस भी बिंदु का प्रतिबिंब बनाना है, उस बिंदु से कितनी किरणें चलनी चाहिए, दो किरणें, कम से कम दो किरणें चलेंगी तभी प्रतिबिंब बनेगा, अदरवाइज प्रतिबिंब नहीं बनेगा। दो किरणें चली, एक किरण यहाँ चली, दूसरी किरण ऐसे चली। अब इनका इस दर्पण से परावर्तन हो, जिस दर्पण के सामने वस्तु रखा है उससे क्या होगा, परावर्तन होगा। तो परावर्तन के बाद किरणें ऐसे जाएंगी, दूसरी किरण ऐसी जाएगी, कहीं से भी जा सकती है। अभी अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किधर से जाएंगी, वो आगे की बात है। अभी मान लेते हैं ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों परावर्तित किरण, एक ये दूसरा ये, एक दूसरे को जहां पे काटेंगी वहां उस बिंदु का प्रतिबिंब बनेगा। जैसे यहाँ पे काटी तो यहाँ पे इस बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ पे बन गया। ये तो किसके लिए बात है, अवतल लेंस के लिए, ठीक है ना, अवतल लेंस के लिए। चले उत्तल लेंस के लिए भी एक एग्जांपल देते हैं, तब समझेंगे आप बेटर तरीके से इमेज की परिभाषा कैसे देनी है। हमारे सामने सपोज करते हैं ये हमारे सामने क्या है, अवतल लेंस। इतना तो सब लोग जानते हैं, अवतल लेंस में अंदर वाला भाग क्या होता है, पॉलिश किया होता है, ये मुख्य अक्ष होता है।
दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे मुख्य फोकस होता है, यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है। वस्तु को हमेशा बाएं साइड रखा जाता है। वस्तु को हमेशा कहाँ रखा जाता है? दर्पण के बाएं साइड। दर्पण इधर है, इसके बाएं साइड हमेशा वस्तु रखा जाता है। ओ डैश, ओ नाम क्यों रखा समझ पाए ना? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। हमने क्या बताया? जिस भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है उससे कितनी किरणें चलनी चाहिए? 2 किरणें चलनी चाहिए। अगर 2 किरणें जाएंगी तभी प्रतिबिंब बनेगा, अदरवाइज प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो मान लेते हैं पहली किरण ऐसे गया, दर्पण के पास पहुंचेगा, अब इसको क्रॉस तो कर नहीं पाएगा, इसका परावर्तन होगा। परावर्तन होगा तो मान लेते हैं ये ऐसे चला गया। ठीक है ना? क्लियर है? अब एक किरण से प्रतिबिंब बनेगा नहीं। देखिए ये परावर्तित किरणें, हमें परावर्तित किरणों को ही खोजना है, वहीं जहां पे काटेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो एक ही हो गया, लेकिन 2 किरणें चलनी चाहिए। मान लेते हैं हमारे सामने दूसरी किरण ऐसे चली, ठीक है ना? अब यहाँ पे इसका परावर्तन हुआ। अब हम मान लेते हैं कि परावर्तन होने के बाद ये पुनः ऐसे रिटर्न हो गई। देखिए ऐसे गई, परावर्तन हुआ और जिस मार्ग से होकर गया हमने मान लिया उसी मार्ग में वापस लौट आया है। ठीक है ना? अब देखिए एक परावर्तित किरण ऐसे है, दूसरा परावर्तित किरण हमारे सामने ऐसे होगा अगर इसको हम आगे बढ़ा दें। अच्छा बताइए, ये किरणें ऐसे बढ़ रही हैं, ये किरणें ऐसे बढ़ रही हैं, बताइए क्या ये एक दूसरे को कभी आपस में काट पाएंगी? नहीं काट पाएंगी। क्या जब नहीं काटेंगी तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा? हमने तो यही बताया है कि ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पे काटेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस देखिए धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है। यानी ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट पाएंगी। कहीं नहीं काटेंगे तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, बनेगा। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, ये जो दोनों परावर्तित किरणें हैं इनको पीछे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं हमारा ये परावर्तित किरण यहां से हुआ, ठीक है ना? और ये जो दूसरी किरण है हमने मान लिया कुछ इस प्रकार से ऐसे है। अच्छा, पीछे जब बढ़ाया तो एक दूसरे को कहां पे, परावर्तित किरणों को जब पीछे बढ़ाया तो कहां पे काटी? यहां पे काटी। तो पीछे बढ़ाने पर जब दोनों परावर्तित किरणों एक दूसरे को सापेक्ष रूप से ना काटे तो उनको पीछे बढ़ाइए। पीछे बढ़ाने पर जहां पे काटेगी, पीछे बढ़ाने पर जहां पे काटेंगी वहीं उनका क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। यानी इस वाले वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना? यहां पे बना। इस पूरे वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा बना? इतना बड़ा बना। तो ये है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनाने का तरीका क्या है? जिस भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है उससे 2 किरणें चलनी चाहिए, दोनों किरणों का परावर्तन हो। परावर्तन होने के पश्चात भी एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे वही बिंदु पहले वाले बिंदु का क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब। लेकिन इन दोनों प्रतिबिंबों में एक थोड़ा सा अंतर है। ये हमारा उत्तल लेंस है, ध्यान से समझिएगा, उत्तल लेंस है। यहां पे समझिए, यहां पे दोनों प्रतिबिंब डायरेक्ट एक दूसरे, इनका परावर्तन हुआ, परावर्तित किरणें डायरेक्ट एक दूसरे को काट रही, मैं देख रहा हूं। हम देख पा रहे हैं कि परावर्तित किरणों वास्तव में काट रही हैं। परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट रही हैं। जब परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटें तो उसको बोला जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। एकदम सरल है, एकदम आसान है, कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। रियल इमेज। रियल इमेज कब बोलेंगे बताइए? रियल इमेज कब बोलेंगे बताइए? जब दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हुई दिखे, जब सचमुच काट दे तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन यहां पे जो 2 परावर्तित किरणें थी, देखिए दोनों परावर्तित किरणें ऐसी जा रही थी, क्या दोनों एक दूसरे को काटी? नहीं काटी। उसको हमने पीछे बढ़ा करके एज्यूम किया। हमने क्या किया? एज्यूम किया कि इसे पीछे बढ़ाएंगे तो यहां काटेगा, यहां प्रतिबिंब बनेगा। अगर हमें वास्तव में काटती हुई दिखाई न दे, केवल प्रतीत हो रही हो, तो ऐसे प्रतिबिंब को हम लोग बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। ऐसे प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वास्तविक प्रतिबिंब कब कहेंगे? जब दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटे तो वास्तविक प्रतिबिंब। अगर दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का? 2, एक वास्तविक, दूसरा आभासी। अब लिखेंगे कैसे? इमेज की डिफिनीशन कैसे लिखेंगे वो चीजें लिखिए। देखिए बहुत आसान है। हमने बताया
कि दो किरणें चली, इनका परावर्तन हुआ, एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटे या काटती हुई प्रतीत हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। तो इसको लिखना है, इमेज कैसे लिखना है वो समझिए। कहेंगे कि दो या दो से अधिक किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलेंगे एक बार फिर से सुनिए। हमने कहा कि दो या दो से अधिक किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा कैसे देंगे वो समझिए। हम कहेंगे कि दो या दो से अधिक किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को अगर वास्तव में काटे तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलेंगे एक बार फिर से सुनिए। दो या दो से अधिक किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को वास्तव में काटे तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, सेम टू सेम इसी प्रकार से बना लेंगे। क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो तो उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, दो या दो से अधिक किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये हमारा है इमेज। इमेज क्या होता है, दो प्रकार का होता है। दोनों क्या लिखेंगे, एकदम आसानी से हमने आपको समझाया। फिगर बना लीजिए, है बहुत आसान, बस थोड़ा सा क्लियर करते चलेंगे, समझते चलेंगे, आसानी से इमेज आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक आपको कहीं से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है इमेज में। चलिए आगे देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कल वाले वीडियो के लिए। अगर ये टॉपिक जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया तो कल वाला वीडियो आप एकदम धुआं कर देंगे और 4 नंबर एग्जाम में 100% लेकर के आएंगे। तो कल वाले वीडियो के हिसाब से आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रतिबिंब बनाने के नियम। अभी हमने क्या पढ़ा, प्रतिबिंब क्या होता है, फिर हमने पढ़ा प्रतिबिंब के प्रकार। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। अब हम लोग जानेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। हमें वस्तु देगा, एक दर्पण देगा, उसके सामने कहेगा वस्तु रख दीजिए, बता देगा यहाँ रखिए, फिर उसका प्रतिबिंब बनाइए और कहेगा चेक करिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो कैसे बनाएंगे वही चीज़ें लिखेंगे हम लोग, प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम आसान है, कहीं से किसी को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। चलिए, प्रतिबिंब बनाने के नियम। देखिए, प्रतिबिंब बनाने के टोटल 3 नियम है। अगर वो 3 नियम आप पढ़ लिए तो कल का वीडियो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा और एग्जाम में 4 नंबर पक्का लेकर आएंगे, कोई डाउट नहीं, 4 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। तो तीनों नियम को बहुत 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 अच्छे से समझेंगे। दोनों दर्पणों के लिए हम आपको बिल्कुल आसानी तरीके से समझा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नियम, पहला नियम क्या है, ये सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, अवतल लेंस है, ठीक है ना। ये अवतल लेंस का क्या है, मुख्य अक्ष है। ये हमारा क्या है, ध्रुव है। ये क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। ये क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की तो उत्तल दर्पण हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। उत्तल दर्पण हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। ये मुख्य अक्ष होता है। यहाँ पे मान लिया हमने वस्तु को रखा है, ठीक है ना। ये क्या है, ध्रुव है। ये क्या है, मुख्य फोकस है। ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक है ना। पहला नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम का पहला नियम। वस्तु अभी हमें जरूरत नहीं है, अभी वस्तु को हमें नहीं रखना है। कहता है पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम, अगर कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आए, ये हमारा मुख्य अक्ष है ना,
इस मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी प्रकाश की किरणें आएगी, अगर उसका परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात वो हमेशा मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। कोई प्रकाश की किरणें, कोई भी प्रकाश की किरणें अगर इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो कहां से होकर के जाएगा? मुख्य फोकस से होकर के जाएगा। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। जैसे यहां से एक प्रकाश की किरणें ऐसे आई, ये प्रकाश की किरणें आई, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है क्या? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहां से होकर के जाएंगी? मुख्य फोकस से। अब ये तो ऐसे जाएगा नहीं कि चला जाएगा, नहीं जा पाएगा, इसका परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद ये ऐसे चला जाएगा। लेकिन जब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, जब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो कहां से होकर जाती हुई प्रतीत होगी? मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। चीजें क्लियर हुई कि नहीं? यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। पहला नियम क्या है, समझ पाए कि नहीं पाए? कहीं प्रतिबिंब बनाना है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही है तो उसको कहाँ से लेकर जाएंगे? मुख्य फोकस से लेकर जाएंगे। अगर उत्तल दर्पण है तब तो डायरेक्ट चला जाएगा, अवतल दर्पण है तब तो डायरेक्ट चला जाएगा। लेकिन अगर उत्तल दर्पण है तो हमें मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। तो पहले नियम समझ पाए, क्या लिखेंगे? क्लियर हुआ? पहला नियम कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। ये हमारा है फर्स्ट लॉ। चलिए सेकेंड लॉ बात करते हैं। सेकेंड लॉ एकदम इसी का रेसिप्रोकल है, एकदम उल्टा है दूसरा लॉ इसी का। क्या है देखिए, ये हमारे पास क्या है? अवतल दर्पण, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है? ध्रुव है। ये हमारा क्या है? मुख्य फोकस। ये हमारा क्या है? वक्रता केंद्र। चलिए उत्तल दर्पण के लिए भी बना देंगे। ये तीन नियम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। देखिए क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दूसरा नियम कह रहा है कि अगर कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, अगर कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, जब उसका परावर्तन होगा तो परावर्तन के बाद ये इस मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर हो जाएगी। क्या है, समझ पाए? पहला नियम क्या था? समांतर आ रही थी तो मुख्य फोकस से होकर के जा रही है। इसमें क्या होगा? मुख्य फोकस से होकर आएगी तो समांतर हो जाएगी। दोनों में अंतर है कि नहीं है? इसका ठीक उल्टा है कि नहीं? यहाँ समांतर आ रही थी, कहाँ से होकर जा रही थी? मुख्य फोकस से। यहाँ मुख्य फोकस से ही होकर आ रही है तो परावर्तन होगा तो क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे प्रकाश की किरणें आई, अब यहाँ पर तो जा नहीं पाएगा, लेकिन जब इसको हम ऐसे पीछे बढ़ाएंगे, आगे लेकर जाएंगे तो हमें लगेगा कि ये कहाँ से होकर जा रही थी? मुख्य फोकस से। तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, प्रतीत होने वाली जो किरणें होगी उसका भी परावर्तन होगा। देखिए मुख्य फोकस से होकर जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें कहाँ से? मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के ऐसे क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। तो ये दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या कर रहा है कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम है। पहला नियम क्या था? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। दूसरा नियम क्या है? दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमारा है सेकेंड लॉ। चलिए बात करते हैं थर्ड। ये अंतिम नियम है, ये अंतिम नियम है। यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ये इसका क्या है? ध्रुव है। यहाँ मुख्य फोकस, यहाँ वक्रता केंद्र, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है? उत्तल दर्पण, ठीक है ना। चले, ये इसका ध्रुव है, ये इसका मुख्य फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है। तीसरा नियम कहता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें, ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है ना, जाएगी जो किरण
परावर्तन होगा, परावर्तन होने के पश्चात वे अपने मार्ग में वापस लौट आएगी। अगर कोई भी प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तब जब उसका परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात कहीं भी नहीं जाएगी, जिस मार्ग से आई उसी मार्ग से रिटर्न हो जाएगी। तीसरा नियम क्या है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है। चलिए इसी प्रकार से इसमें चेक करते हैं। यहाँ पे हमेशा प्रकाश की किरणें हमने बताया लेफ्ट साइड से आती है, तो लेफ्ट साइड से प्रकाश की किरणें आई, हमने इसको पीछे बढ़ाया तो हमने देखा कि ये कहाँ से होकर के जा रही थी, वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें पुनः अपने मार्ग में वापस लौट आती है, तो ये रिटर्न जैसे गया वैसे ही रिटर्न हो जाएगा। तो ये 3 नियम बिल्कुल झक्का से याद रहेगा। इस नियम में क्या कहेंगे बताइए, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट आती है। पुनः अपने मार्ग में क्या होती है, वापस लौट आती है। ये है प्रतिबिंब बनाने का नियम नंबर 3। तीनों नियम आई थिंक आपको अच्छे समझ में आया होगा। पहले नियम में क्या था, कोई भी किरण समांतर गई मुख्य फोकस से होकर आएगी। दूसरा नियम था मुख्य फोकस से होकर गई समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम था वक्रता केंद्र से गई तो रिटर्न हो जाएगी। चलिए अब यहाँ से इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपका छोटा सा टेस्ट लेते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। आप इसका खुद से एज्यूम करेंगे। नोट कर लिए। चलिए यहाँ पे हमें आपको एक छोटा सा एज्यूम देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आया कि नहीं आया यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ये हमारे पास एक दर्पण है, हम अवतल दर्पण से आपको प्रश्न बना करके पूछ रहे हैं, आप इसका जवाब दीजिएगा। ये हमारे पास क्या है, P है, ये F है, ये C है। चलिए मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई, तो आप बताएंगे ये प्रकाश की किरण कहाँ से होकर के जाएगी। बताइए, ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, यहाँ इसका परावर्तन हुआ, तो परावर्तन के बाद ये कहाँ से होकर के जाएगी। बताइए, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो क्या ये प्रकाश की किरण ऐसे होकर के जाएगी कि नहीं जाएगी, आप बताइए। मुख्य अक्ष के समांतर थी, समांतर रहता है तो कहाँ से होकर जाता है, मुख्य फोकस से होकर जाता है, तो कहाँ से होकर गया, मुख्य फोकस से। नियम नंबर 1 आसान तो है, बताइए। चलिए मान लेते हैं दूसरा प्रकाश की किरण हमारे पास ऐसे आया, ये मान लेते हैं प्रकाश की किरण ऐसे गया, सॉरी। अब देखिए इन्हीं 3 कंडीशन पर हमें पता है कि प्रकाश की किरण कहाँ से जा रही है। ये प्रकाश की किरण मान लेते हैं ऐसे जा रहा है। अब बताइए, अगर प्रकाश की किरण ऐसे गया यानी कहाँ से होकर जा रहा है, मुख्य फोकस से। अब कहाँ से होकर जाएगी, बताइए, अब कहाँ से होकर जाएगी, बताइए। देखिए पहला कंडीशन क्या था, ऐसे समांतर थी, मुख्य फोकस से होकर गई। अब ये देखिए हमने देखा मुख्य फोकस से होकर जा रही है और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें समांतर हो जाती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे समांतर हो जाएगा। बस चीजें क्लियर। बताइए और कुछ है इसमें, नहीं है, बस इतना याद रखना, समांतर है, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जा रही तो समांतर हो जाएगी, और कहीं C से होकर के जा रही है तो जैसे गया वैसे ही रिटर्न हो जाएगी। बस यही 3 नियम याद करके रखो। कल का वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, सब कुछ समझ में आ जाएंगे एकदम यूं चुटकी में आप प्रतिबिंब बनाना सीख जाएंगे। कैसे प्रतिबिंब बनाया जाता है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इन्हीं 3 नियमों में से किन्हीं 2 नियम को अप्लाई करेंगे, प्रतिबिंब बन जाएगा। बहुत आसान है, सब कुछ कल समझ में आ जाएगा। अगर आपको प्रतिबिंब बनाना है तो कल वाला वीडियो आराम से देखिएगा, समझ के जाएंगे पूरी गारंटी के साथ। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, प्रतिबिंब बनाने के कौन कौन से नियम हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।